हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये हमारा जर्नल एंट्रीज का अगला क्वेश्चन है। मैंने कहा था कि आज हम सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट। तो क्वेश्चन क्या दिया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रेमंड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। तो अप्रैल 2019 के लिए हमें जर्नल एंट्री देनी है फॉर रेमंड। तो मैं पहले क्या करता हूँ, उसका फॉर्मेट बनाता हूँ। ऊपर में लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ रेमंड जर्नल, और ये मेरा जर्नल का फॉर्मेट है एज यूजुअल। डेट कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 2019 अप्रैल, राइट। तो एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस पढ़ते हैं, समझते हैं एंड उसका जर्नल एंट्री देते हैं, राइट। तो पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम काजल worth rupees 2 lakh at 5% trade discount and at 18% GST and half amount paid by check, right। तो देखो ध्यान से समझो, जब भी ट्रांजैक्शन पढ़ोगे थोड़ा सा उसे ब्रेक करके पढ़ो कि परचेज गुड्स फ्रॉम काजल, काजल से हमने गुड्स खरीदा, ठीक है। 2 लाख रुपए का गुड्स है, उस पर 5% का डिस्काउंट मिला, साथ ही साथ उस पर 18% GST लगा और हमने आधी अमाउंट चेक से दे दी, मतलब आधी अमाउंट उधार है। यस और नो, मतलब मैंने काजल से आज गुड्स खरीदे, उसको आधी अमाउंट चेक से दे दी और आधी अमाउंट उधार है, राइट। तो अमाउंट कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये जो हमारे एलिमेंट्स है 3 या 4 जितने एलिमेंट्स बनेंगे उनको डिवाइड करते हैं या निकालते हैं और फिर अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। यस और नो। तो अब हम कर क्या रहे हैं, तो हम यहाँ पर गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो गुड्स यानी कि परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। यस और नो। अब गुड्स परचेस करने पर डिड आई पेड द मनी, आंसर इज यस। मैंने चेक से पैसा पे किया, यानी कि बैंक अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। बट मैंने पूरा पैसा पे किया क्या, नहीं, मैंने आधा ही पैसा पे किया, मतलब आधा पैसा काजल के नाम पर उधार है, तो माय थर्ड एलिमेंट इज काजल अकाउंट। यस और नो। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट बने, मैंने गुड्स परचेस किए, परचेस अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट। आधी अमाउंट चेक से दी, तो चेक यानी कि बैंक अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट। एंड आधी अमाउंट मैंने दी ही नहीं, मतलब उधारी है, तो किसके नाम पर उधारी है, काजल के नाम पर, तो काजल बिकेम माय थर्ड एलिमेंट। तो ये मेरे 3 एलिमेंट क्लियर है, राइट। अब हम क्या करते हैं, साइड बाय साइड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन होगा। तो मैं पहले तो क्या करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा कि वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए के गुड्स है बट आपको 5% डिस्काउंट में मिले, यानी कि 5% कम करके मिले। तो मेरा पहला कैलकुलेशन होगा कि गुड्स परचेस 2 लाख माइनस ट्रेड डिस्काउंट 5%, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000। यस और नो। तो 2 लाख माइनस 10,000, मैंने नेट कितने के गुड्स परचेस किए, तो मैंने नेट 1,90,000 रुपीज के गुड्स परचेस किए। मतलब जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो अकाउंटिंग में मेरे गुड्स की कीमत कितनी दिखनी चाहिए, 1,90,000 रुपीज। इज इट क्लियर। लेकिन यहां पर और एक पॉइंट है, वो कह रहे कि इस 1,90,000 पर काजल ने 18% GST भी चार्ज की, तो ठीक है मैं GST भी कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने पहले क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वैल्यू कैलकुलेट की, अब मैं उसका GST कैलकुलेट कर रहा हूं। यस और नो। तो GST कैलकुलेशन किस प्रकार होगा, 1,90,000 पर 18%, 1,90,000 पर 18% इज 34,200 इज माई GST। फिर से उस GST को मैं CGST SGST में डिवाइड करूंगा, यानी कि 34,200 डिवाइडेड बाय 2 नथिंग बट 17,100 CGST बनेगा, 17,100 SGST बनेगा। इज इट क्लियर। अब ये GST गुड्स परचेस करते वक्त है, तो डेबिट क्रेडिट एलिमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तो पहले क्या करते हैं, तो कैलकुलेशन समझ में आया, इसे दिमाग में रखो। कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, CGST SGST तक निकाल लिया। मैंने पहले 3 एलिमेंट निकाले, फिर मैंने कैलकुलेशन किया। अब हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं, राइट। तो जो गुड्स है परचेसेस है वो मैं खरीद रहा हूं तो परचेस इज डेबिट। यस और नो। गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेस इज डेबिट। अगर परचेस डेबिट है तो उसके ऑपोजिट बैंक एंड काजल है, तो बैंक एंड काजल इज क्रेडिट। गुड्स खरीद के आधे पैसे दिए, आधे नहीं दिए, तो गुड्स एक साइड है और उसके ऑपोजिट में बैंक एंड काजल है कि मैंने गुड्स खरीदे, आधे पैसे चेक से दिए, आधे पैसे काजल को देने बाकी है, तो दे आर ऑपोजिट। तो परचेस इज माय फर्स्ट एलिमेंट, तो परचेस इज माय फर्स्ट एलिमेंट यानी कि डेबिट, क्योंकि मैं गुड्स खरीद रहा हूं। अगर परचेस डेबिट है तो उसके ऑपोजिट इज बैंक एंड काजल, तो वो दोनों क्या बन गए मेरे लिए, क्रेडिट, राइट। अब इसके साथ साथ CGST एंड SGST भी है मेरे पास। यस और नो। अब ये CGST SGST डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आंसर इज गुड्स परचेस यानी कि डेबिट है, गुड्स पर GST लग रही है, परचेसेस पर GST लग रही है, परचेसेस डेबिट है तो CGST SGST भी डेबिट होगा। अगर CGST SGST डेबिट है तो इनको हम इनपुट GST एंड इनपुट CGST कहेंगे। यस और नो। तो मेरी जो एंट्री है 1 तारीख की, मैं लिखूंगा परचेसेस अकाउंट डेबिट, कितने रुपए के गुड्स परचेस किए, 1,90,000। ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद वाली अमाउंट में लिख रहा हूं, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1,90,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 17,100, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 17,100। तीनों मिला के मैंने पैसे दिए क्या, यस, तो मैंने टू बैंक
बट मैंने पूरे पैसे नहीं दिए, तो टू बैंक एंड उसके नीचे मैं लिख रहा हूं टू काजल अकाउंट, टू बैंक अकाउंट एंड टू काजल अकाउंट, बिकॉज आई एम नॉट पेइंग पूरी अमाउंट, मैं आधी अमाउंट बैंक से दे रहा हूं, आधी अमाउंट काजल को उधार रख रहा हूं, या काजल को कहा कि मैं कुछ दिनों बाद दूंगा। तो मेरे 3 डेबिट तो क्लियर है, परचेस अकाउंट डेबिट 1,90,000, यस और नो, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 17,100, राइट। अब मैं क्रेडिट में 2 क्रेडिट है मेरे, तो मैं लिख रहा हूं टू बैंक अकाउंट एंड टू काजल अकाउंट, बट इनके सामने आधी आधी अमाउंट लिखनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने आधी अमाउंट ही पे की, आपने पूरी अमाउंट पे नहीं की, राइट। तो मैं पहले क्या करूंगा, डेबिट के तीनों एलिमेंट्स की टोटल कर रहा हूं, तो डेबिट की जो 3 अमाउंट है 1,90,000 प्लस 17,100 प्लस 17,100 टोटल करूंगा तो आ रही है 2,24,200। तो ये 2,24,200 में से आधी अमाउंट यानी कि 1,12,100 मैंने चेक से दी एंड आधी अमाउंट 1,12,100 मैंने काजल के नाम पर उधार रखी। तो इसका सिंपल मतलब है कि मैंने 1,90,000 के गुड्स खरीदे, जिस पर 17,100 SGST है, 17,100 CGST है, तीनों मिला के मुझे टोटल पे करना है 2,24,200, जिसमें से हाफ अमाउंट यानी कि 1,12,100 मैंने दे दिए चेक से यानी कि टू बैंक अकाउंट एंड 1,12,100 काजल के नाम पर उधारी बची। इज इट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 4 तारीख की ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं वो, परचेस शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी ₹60,000 एंड पेड ₹1,000 एज ब्रोकरेज, राइट। तो फिर से यहाँ पर आप 60,000 रुपए के क्या खरीद रहे हो, शेयर्स खरीद रहे हो। तो शेयर्स के मैंने फिर से 2 अप्रोचेस आपको बताए थे कि यू कैन कॉल इट एज शेयर्स अकाउंट ऑल्सो, यू कैन कॉल इट एज इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑल्सो। अगेन यूज दोज अप्रोच जो आपको कॉलेज में रिकमेंड किया गया है, राइट। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर उसे क्या कहूँगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कहूँगा। क्या कहूँगा मैं इसे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, राइट। तो मैंने महिंद्रा कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो माई फर्स्ट एलिमेंट बिकेम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। मतलब मैं दोनों अप्रोचेस को मिक्स कर रहा हूँ, ना इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ ना शेयर्स कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कह रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए तो बड़ा ऑब्वियस, पैसे इन्वेस्ट किए मतलब मेरा सेकंड एलिमेंट इज कैश अकाउंट, यस और नो। मैं शेयर्स खरीद रहा हूं एंड उसके बदले में पैसा दे रहा हूं, बट यहां पर और एक चीज क्या है कि आई पेड ब्रोकरेज ऑल्सो। तो ब्रोकरेज का हमें अलग से एंट्री नहीं करना है। अगेन ब्रोकरेज बिकेम आर कैपिटल एक्सपेंसेस। जो एसेट आप खरीद रहे हो उसी के अंदर आपको उसे ऐड करना है। दिस इज वन टाइम खर्चा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले या कुछ एग्जांपल्स पहले मैंने आपको मशीनरी का एग्जांपल बताया था कि आपने मशीनरी खरीदा और उस मशीन को खरीदने के लिए आपने क्या किया, कैरेज पे किया। तो वो कैरेज हमने अलग से रिकॉर्ड नहीं किया, वो हमने क्या किया, मशीनरी की कीमत में ही ऐड करके लिखा। तो यहां पर भी 60,000 रुपए के मैंने शेयर्स खरीदे प्लस 1,000 रुपए ब्रोकरेज है, तो मैं शेयर्स की कीमत डायरेक्टली 61,000 रुपीज लिखूंगा, क्योंकि ये शेयर्स खरीदने के लिए 1,000 रुपए पे किए। आई डोंट हैव टू पे इट अगेन एंड अगेन। मैं शेयर्स एक बार खरीद रहा हूं, नेक्स्ट टाइम जब खरीदूंगा तो उन शेयर पर अलग ब्रोकरेज, इन शेयर पर मुझे फिर से ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट? ये शेयर्स में आज खरीद रहा हूं, ये ब्रोकरेज भी मुझे आज ही इन शेयर्स पर एक ही बार पे करना है। इन शेयर्स पर मुझे बार बार ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं है। जब मैं नए शेयर्स खरीदूंगा तो नए शेयर्स पर फिर से ब्रोकरेज लगेगा, तो उन नए शेयर्स की कीमत बढ़ेगी। इन शेयर्स पर मुझे फिर से ब्रोकरेज देने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। तो मैं ये 1,000 रुपए की अलग से एंट्री नहीं करूंगा, ये 1,000 रुपए में क्या करूंगा, इन्हीं 60,000 रुपए के अंदर ऐड करूंगा। तो मेरा पहला एलिमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट एंड दूसरा इन्वेस्ट क्या किया, मैंने जेब से पैसे निकाले एंड शेयर्स निकाले, है कि नहीं। अब जब मैं कहता हूं कि जब मैंने जेब से पैसे निकाले, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि जब भी आप शेयर्स खरीदते हो तो आप पैसा दे के, कैश दे के शेयर्स नहीं खरीद सकते हो, यू हैव टू पे इट from bank. So my second element is bank account. Second element is what? Bank account. First element is investment in shares account and second element is बैंक अकाउंट, राइट। अब डेबिट क्रेडिट की बात करें तो सिंपल है, मैं इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीद रहा हूं तो शेयर्स आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, शेयर्स इज डेबिट। अगर शेयर्स डेबिट है तो बैंक इज क्रेडिट। ब्रोकरेज को मैं यहां पर इग्नोर कर रहा हूं। ब्रोकरेज के 1,000 रुपए मैं क्या करूंगा, जब एंट्री करूंगा तो 60,000 के अंदर ऐड करके टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बिकेम 61,000। तो मेरी 4 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 61,000, राइट। 60,000 के शेयर है प्लस 1,000 रुपए मैंने ब्रोकरेज दिया, इसलिए 61,000 टू बैंक अकाउंट 61,000। नरेशन में आई कैन राइट बीइंग परचेस शेयर्स ऑफ महिंद्रा कंपनी एंड पेड ब्रोकरेज, राइट। इज इट क्लियर? ये भी सिंपल है। चलते हैं ऑन 9 तारीख की ट्रांजैक्शन।
ध्यान से सुनो, 9 तारीख की ट्रांजैक्शन ध्यान से समझो, राइट। इस पर हमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है टू अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन। तो 9 तारीख की ट्रांजैक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू रविकांत worth rupees 60,000 at 10% trade discount and 18% GST, 1/3 amount received by cash at 5% cash discount. So lot of happening. तो इसको भी डबल स्टार करो 9 तारीख की ट्रांजैक्शन को, राइट। तो एक एक करके मैं क्या करता हूँ, इनके एलिमेंट्स को ब्रेकअप करता हूँ तो हमें आसानी होगी समझने में। फिर कैलकुलेशन पार्ट पे आप एलिमेंट कैलकुलेशन सबको एक साथ भेल करके नहीं करना है। फर्स्ट सेग्रीगेट दी एलिमेंट्स देन कैलकुलेट दी अमाउंट, राइट। तो जब मैं एलिमेंट सेग्रीगेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू रविकांत, मैंने रविकांत को गुड्स बेचे, मैंने रविकांत को गुड्स बेचे, तो गुड्स यानी कि सेल्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, यस और नो। अब जब मैंने रविकांत को गुड्स बेचे तो रविकांत ने मुझे पैसे दिए क्या, आंसर इज यस, रविकांत ने मुझे पैसे दिए, राइट, लेकिन पूरे नहीं दिए, 1/3 दिए। 1/3 मतलब जितना अमाउंट बनता है उसका 1/3 इतना ही अमाउंट दिया, जैसे कि 1/2 आधा अमाउंट है तो आधा की जगह वो कितना दे रहा है, 1/3 अमाउंट दे रहा है। मतलब 900 रुपये में से अगर 900 रुपये है तो 1/3 यानी कि 300 रुपये वो मुझे दे रहा है। इज इट क्लियर? तुमने रविकांत को गुड्स बेचे, गुड्स यानी कि सेल्स मेरा पहला एलिमेंट है। रविकांत ने पैसे दिए, राइट, कैश दिए, तो कैश इज माई सेकेंड एलिमेंट। बट जब उन्होंने कैश दिया तो उसने कैश डिस्काउंट काट के दिया, तो कैश डिस्काउंट इज माई थर्ड एलिमेंट, राइट। अगेन जब रविकांत ने मुझे पैसे दिए तो उसने 1/3 अमाउंट दी, मतलब अभी भी 2/3 अमाउंट उसके पास बाकी है। मैथमेटिक्स, 1/3 दे दिया तो 2/3 बाकी है, तो वो जो 2/3 उसने नहीं दिया वो रविकांत के नाम उधारी है, तो रविकांत इज माय फोर्थ एलिमेंट इन दिस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट बन रहे हैं। एक, मैं गुड्स बेच रहा हूं तो सेल्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, उसके बदले में मेरे पास कैश आ रही है तो कैश अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। बट जब मुझे कैश मिल रही है तो रविकांत क्या कर रहा है, उसमें से कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके दे रहा है, कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कैश डिस्काउंट को हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो कैश डिस्काउंट इज माय थर्ड एलिमेंट, यस और नो। एंड मुझे पूरी कैश नहीं मिली, मुझे 1/3 कैश मिली, 2/3 कैश बाकी है, तो किसके नाम पर बाकी है, रविकांत के नाम पर बाकी है, तो रविकांत बिकेम माय फोर्थ एलिमेंट। यहां तक क्लियर है सबको? तो यहां पर हमारे 4 एलिमेंट बन गए, राइट। अगर हमें इनके डेबिट क्रेडिट की बात करूं तो गुड्स बेच रहा हूं तो सेल्स यानी कि क्रेडिट, तो मेरा सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट, ये क्लियर है। उसके बदले में कैश आ रही है तो कैश इज व्हाट, डेबिट, यस और नो। कैश डिस्काउंट क्या होगा, जो कैश के साथ होगा वो कैश डिस्काउंट के साथ होगा, लेकिन जब हम अकाउंटिंग में जाएंगे तो मैं कैश डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट नहीं कह सकता हूं, तो कैश डिस्काउंट को मैं यहां पर लिखूंगा मैं कैश डिस्काउंट को यहां पर लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। क्या कहूंगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है एंड मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, तो कैश डिस्काउंट की जगह आई विल यूज वर्ड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। एंड डिस्काउंट अलाउड क्या होगा, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। वाई डेबिट, क्योंकि कैश डेबिट तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट, कैश एंड डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड, एज सिंपल एज दैट। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखो, कैश डेबिट है तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा। इज इट क्लियर? तो पहला एलिमेंट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि सेल्स गुड जा रहे हैं, उसके बदले में कैश आ रहा है, कैश डेबिट, एंड कैश डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो डेबिट। एंड व्हाट अबाउट, किसको बेचे मैंने गुड्स, मैंने बेचे गुड्स रविकांत को, तो रविकांत क्या होगा, तो रविकांत सेल्स के ऑपोजिट है, मैं किससे गुड्स बेच रहा हूं, रविकांत को बेच रहा हूं, तो रविकांत क्या होगा, अगर सेल्स क्रेडिट है तो रविकांत विल ऑल्सो बी डेबिट। तो यहां पर एक क्रेडिट एंड 3 डेबिट मिल गए, यस और नो। तो ये मेरे एलिमेंट सेग्रीगेट किया, उनका डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया, राइट। जब भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो डू लाइक दिस, एलिमेंट्स को सेग्रीगेट करो, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट करो, फिर अमाउंट्स या वैल्यूज को कैलकुलेट करो। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर। अब मुझे बताओ, मैंने रविकांत को कितने रुपए के गुड्स बेचे, तो मैंने रविकांत को 60,000 रुपए के गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड 60,000। बट 60,000 रुपए के गुड्स मैंने 60,000 रुपए में ही बेचे क्या, आंसर इज नो। मैंने उस पर क्या किया, 60,000 पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया, तो 60,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट चला गया, तो 60 - 6 नीचे कितना बचा, 54,000। तो नथिंग बट मैंने रविकांत को 60,000 रुपए के गुड्स 54,000 में बेचे, लेकिन फिर से इस 54,000 पर मैंने रविकांत पर क्या किया, जीएसटी चार्ज किया। आई एम चार्जिंग जीएसटी। कितना जीएसटी चार्ज कर रहे हैं हम रविकांत पर, 18%। तो मैं फिर से जीएसटी कैलकुलेट करूंगा तो 54,000 का 18% अगर कैलकुलेट करोगे तो वो आ रहा है 9,720 एस जीएसटी। उसमें से मैं सीजीएसटी अलग करूंगा, एसजीएसटी अलग करूंगा, तो मुझे सीजीएसटी मिल रहा है 4,860, एसजीएसटी मिल रहा है 4,860। ये क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है, राइट। तो
मेरे दो कैलकुलेशन है, एक 60,000 रुपये के गुड्स से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वो बन गए 54,000 के, राइट। एंड अभी मैंने CGST एंड SGST अलग अलग निकाली, 4,860 CGST है, 4,860 SGST है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम जब कैलकुलेशन करने जाएंगे, आगे एंट्री करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि आपको कैश मिली, बट आपको पूरी कैश नहीं मिली, आपको 1/3 कैश मिली, दैट टू आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट, राइट। तो मैं फर्दर और कैलकुलेशंस कर रहा हूं, तो मेरा अब आगे का कैलकुलेशन ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ कि मैंने नेट कितने के गुड्स बेचे? मैंने नेट 54,000 रुपीज के गुड्स बेचे, यस और नो। इस 54,000 गुड्स पर मैं GST कितना चार्ज कर रहा हूं? तो मैं CGST चार्ज कर रहा हूं 4,860 प्लस मैं SGST चार्ज कर रहा हूं 4,860, तो मेरे टोटल गुड्स की कीमत बन गई 63,720। कितनी बन गई? 63,720। यानी कि जब मैं माल बेच रहा हूं रविकांत को, तो मैं 60,000 का गुड्स है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहा हूं एंड GST ऐड करके बेच रहा हूं। मतलब मैं जब रविकांत से पैसा मांगूंगा तो रविकांत से मैं 63,720 रुपीज मांगूंगा, GST के साथ पैसा मांगूंगा। मैंने बोला 54,000 रुपीज के गुड्स से GST के साथ मुझे 63,720 दो। अब क्वेश्चन इज कि क्या ये पैसा मुझे रविकांत ने दिया क्या? आंसर इज यस, दिया, लेकिन 1/3 दिया। तो मैं क्या कर रहा हूं, 63,720 में से 1/3 अलग कर रहा हूं। तो 63,720 का अगर मैं 1/3 कैलकुलेट करूंगा, यानी कि 63,720 इंटू 1/3 इज 21,240। मतलब रविकांत ने मुझे 21,240 दिए, मतलब 2/3 नहीं दिया। तो 63,720 में से 21,240 मिले, तो उस तरफ कितना बचा? 42,480 उसने नहीं दिए, यानी कि 42,480 उसके नाम पर उधारी है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है। अब ये जो 1/3 अमाउंट उसने दी, ये उसने पूरी नहीं दी, इस पर भी क्या करना पड़ेगा हमें? 5% का कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं -5% कैश डिस्काउंट। 21,240 का 5% रफली कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है 1,062। 21,240 का 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? 1,062। तो 21,240 माइनस 1,062, फाइनली मुझे रविकांत से कितनी कैश मिलेगी? 20,178। कितनी कैश मिलेगी? 20,178। इतना कैश मुझे रविकांत से मिलेगा, राइट। तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन है, CGST SGST अलग है, राइट। फिर कितना कैश मिला वो अलग है, एंड यहां पर कैश डिस्काउंट कितना है? 1062, राइट। अब जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री थोड़े ध्यान से समझो। डेबिट क्रेडिट एलिमेंट ऑलरेडी हमने सेग्रीगेट कर लिए, इस और उनको डेबिट क्रेडिट भी दे दिया। अब हमें कैश डिस्काउंट की अमाउंट भी मिल गई। कैश डिस्काउंट इज व्हाट? कैश डिस्काउंट इज डेबिट, उसकी अमाउंट इज 1,062। कैश अकाउंट इज डेबिट, उसकी अमाउंट कितनी है? 20,178। यस और नो? गेटिंग इट और नॉट? फिर रविकांत भी डेबिट है, उसकी अमाउंट कितनी है? 42,480 जो रविकांत ने नहीं दी वो। तो ये अमाउंट के साथ अब हम जर्नल एंट्री करेंगे, लेकिन जर्नल एंट्री में हमें CGST SGST भी लिखना है। तो CGST SGST डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो उसका आंसर इज, यहाँ पर हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स बेचने पर CGST SGST है, तो गुड्स सेल्स क्रेडिट है, तो CGST SGST भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब उसे मैं इनपुट कहूंगा या आउटपुट कहूंगा? तो मैं उसे आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST कहूंगा। तो माय फाइनल एंट्री होगी कौन सी तारीख की? 9 तारीख की एंट्री जब मैं लिखूंगा तो मैं पहले डेबिट के सारे एलिमेंट लिखूंगा, फिर क्रेडिट के सारे एलिमेंट लिखूंगा। तो डेबिट में मैं पहले लाइन पर लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट। अब मुझे कितनी कैश मिली? तो मुझे 20,178 कैश मिली। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,178, राइट। फिर दूसरा डेबिट एलिमेंट क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो दूसरा एलिमेंट में लिख रहा हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। मैंने कितना डिस्काउंट अलाउ किया? कैश डिस्काउंट 1,062। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,062। तीसरा डेबिट कौन है? रविकांत अकाउंट। तो रविकांत अकाउंट डेबिट। अब रविकांत को मैं कितनी अमाउंट डेबिट करूंगा? जितना उससे आना है। हमारे वर्किंग में देखो उससे 2/3 अमाउंट आनी है, यानी कि 42,480। तो रविकांत अकाउंट डेबिट 42,480। ये 3 डेबिट हो गए। अब इनके साथ साथ मेरे क्रेडिट, अब मेरे क्रेडिट भी 3 है। कौन से 3 है? एक सेल्स क्रेडिट है, CGST क्रेडिट है, SGST क्रेडिट है। तो मैं एंट्री लिखते हुए लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट, सेल्स की अमाउंट इज 54,000, टू आउटपुट CGST अकाउंट 4,860 and to output SGST account 4,860. This is how my entry will be. अगर इसमें कोई डाउट है तो फिर से इस पार्ट को, इस
रिवाइंड करके देखो, यहाँ पर कैलकुलेशन इज द मेन पार्ट, तो कैलकुलेशन पर ध्यान दे दो, राइट। मैंने पहले एलिमेंट सेग्रीगेट किए, डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किया, फिर मैंने डिस्काउंट काट के अमाउंट निकाली, फिर मैंने CGST SGST निकाला, फिर मैंने सबकी टोटल की, उसमें से 1/3 कैश मिली उसका हिसाब अलग से किया, एंड 2/3 कैश नहीं मिले उसका हिसाब मैंने अलग से कर लिया। तो यहाँ पर ये मेरा वर्किंग हो गया, उसकी एंट्री होगी। इसका नरेशन में क्या दूंगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रविकांत रिसीव्ड 1/3 अमाउंट आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट, या बीइंग गुड्स सोल्ड at 18% GST receive 1/3 amount at 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा 9 तारीख का जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 10 तारीख की एंट्री। 10 तारीख की एंट्री में वो कह रहे हैं पेड कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। तो व्हाट डू मीन बाय प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर मतलब ये जो रेमंड, हम रेमंड के लिए कर रहे हैं ना जर्नल एंट्री, तो ये जो रेमंड बिजनेस है इसका जो मालिक है, ओनर है, इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर। तो आपने क्या किया, बिजनेस के ड्रॉवर से 1000 रुपए निकाले और कॉलेज की फीस पे की, लेकिन ये कॉलेज की फीस किसकी है, आपके बेटे की है। प्रोप्राइटर जो ओनर है उसके बेटे की है, मतलब ये जो 1000 रुपए है ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इट इज बिकेम योर पर्सनल खर्चा। लास्ट वाला क्वेश्चन याद करो, जब भी बिजनेस से पर्सनल खर्चा करोगे तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो दिस 1000 रुपीज बिकेम आर ड्रॉइंग्स, तो माय फर्स्ट एलिमेंट बिकेम ड्रॉइंग्स, राइट। अब ये ड्रॉइंग्स मैंने किस प्रकार की है, तो मैंने जेब से कैश निकाले 1000 रुपये और अपने बेटे की कॉलेज की फीस पे की है। जो रेमंड का मालिक है उसने अपने बेटे की कॉलेज की फीस पे की है, नथिंग बट सेकंड एलिमेंट इज कैश, ड्रॉइंग्स एंड कैश। अब ड्राइंग्स डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो एज यूजुअल मैंने कहा है कि ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट, तो ड्राइंग्स डेबिट। अगर ड्राइंग्स डेबिट है तो कैश क्रेडिट है, तो मेरी 10 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000 बीइंग पेड फॉर कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन, राइट। नरेशन में लिखो बीइंग पेड फॉर कॉलेज फीस ऑफ प्रोप्राइटर सन। इज इट क्लियर? ये काफी सिंपल था 10 तारीख। 12 तारीख के ट्रांजैक्शन चलते हैं, ये भी आसान है। परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ ₹50,000 एट 18% GST। तो कंप्यूटर खरीदा, राइट, पैसे दिए क्या, कुछ नहीं बोला है। किससे खरीदा वो भी नहीं बोला है, मतलब बड़ा बेस, फ्री में तो नहीं मिलेगा कंप्यूटर, मतलब पैसे दे के कंप्यूटर खरीदा। तो मेरा पहला एलिमेंट इज कंप्यूटर एंड दूसरा एलिमेंट इज कैश अकाउंट। तो कंप्यूटर अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, कैश अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो कंप्यूटर आ रहा है, कंप्यूटर डेबिट। अगर कंप्यूटर डेबिट है तो कैश ऑटोमेटिकली क्रेडिट है, बट यहाँ पर GST इन्वॉल्व है तो मैं फटाफट GST कैलकुलेट करूंगा। 50,000 पर 18% GST इज 9,000, राइट। अब 9,000 में से CGST SGST आधी आधी, यानी कि 4,500 CGST 4,500 SGST। अब ये जो CGST SGST डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, तो ये किस पर है, ये कंप्यूटर पर GST लग रही है। कंप्यूटर डेबिट है तो CGST भी डेबिट है, SGST भी डेबिट है। अब इनको मैं इनपुट कहूंगा या आउटपुट कहूंगा, तो कंप्यूटर में खरीद रहा हूं, कंप्यूटर इज कमिंग इन, कंप्यूटर इज माई इनपुट, तो इन दोनों को भी मैं इनपुट कहूंगा, मतलब ये इनपुट CGST है, इनपुट SGST है, राइट। तो यहाँ पर मेरे डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट हो गई, अमाउंट भी सेग्रीगेटेड है, तो मैं सिंपली एंट्री करूंगा 12 तारीख की। 12 तारीख की एंट्री विल बी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 50,000, है कि नहीं। उसके साथ साथ इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, कितनी है इनपुट CGST 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500 टू पैसे दिए मैंने, फ्री में नहीं खरीदा कंप्यूटर, क्योंकि नाम नहीं पता, मतलब फ्री में तो नहीं आया होगा, उधार, अगर उधारी होती तो नाम होता, उधारी नहीं है इसलिए नाम नहीं है, इसलिए मैंने क्या एज्यूम किया कि मैंने पैसा दिया। तो टू कैश अकाउंट इन सब की टोटल विल बी 59,000। नीचे मैं नरेशन लिखूंगा बीइंग परचेस्ड कंप्यूटर एट 18% GST। ये क्लियर है। तो ये 12 तारीख वाला भी सिंपल ट्रांजैक्शन हमने काफी बार किया हुआ ट्रांजैक्शन है। चलते हैं 15 तारीख के ट्रांजैक्शन। अब ध्यान से सुनो उसे। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑन दी अबव कंप्यूटर ऑफ ₹2,000। अबव कंप्यूटर मतलब वो कह रहे हैं कि 12 तारीख को जो आपने कंप्यूटर खरीदा था वो आपने ट्रांसपोर्टेशन से आपके दुकान तक लेके आए, राइट। ट्रांसपोर्टर आज 15 तारीख को आपके पास आया, बुला रहे आपने वो कल कंप्यूटर खरीदे थे, 2,000 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन आपने पे नहीं किया, पे करो, राइट। सो आई नीड टू पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बट द क्वेश्चन इज ये ट्रांसपोर्टेशन में कंप्यूटर पर पे कर रहा हो, तो कंप्यूटर इज माय एसेट। फिर से वही मशीनरी वाला एग्जांपल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहां पर मैं ट्रांसपोर्टेशन की अलग एंट्री नहीं करूंगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर के खर्चे में ही ऐड करूंगा, राइट। बट अब मैं तो 12 तारीख को जाके
50,000 को 52 नहीं कर सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 20 तारीख को ही एंट्री करूंगा, सॉरी 15 तारीख को ही एंट्री करूंगा, बट कंप्यूटर अकाउंट में करूंगा। मतलब मैं ट्रांसपोर्ट नहीं लिखूंगा, मैं पहला एलिमेंट क्या लिखूंगा, कंप्यूटर अकाउंट के 2000 मैंने दिए, किस लिए दिए, कंप्यूटर के ट्रांसपोर्ट के लिए दिए, तो कंप्यूटर इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड आई पेड फॉर द चार्जेस, मतलब मैंने कैश दिया, तो कैश इज माय सेकंड एलिमेंट। यहां पर मैं कंप्यूटर का ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहा हूं, तो ये मेरे लिए बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैं ट्रांसपोर्टेशन की अलग से एंट्री नहीं दिखाऊंगा, ये खर्चा मैं कंप्यूटर के खर्चे में ही ऐड करूंगा। तो कोई मुझे पूछेगा कितने का पड़ा कंप्यूटर, तो आप बोलोगे 52,000 में का पड़ा, 50 प्लस 2000 ट्रांसपोर्टेशन, यस और नो। तो 2000 डोंट राइट इट सेपरेटली, 2000 क्या करो, कंप्यूटर के नाम पे ही एंट्री करो। तो मेरा पहला एलिमेंट इज कंप्यूटर अकाउंट, दूसरा एलिमेंट इज कैश अकाउंट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो कंप्यूटर मैं खरीद रहा हूं तो कंप्यूटर आ रहा है इज डेबिट, अगर कंप्यूटर डेबिट है तो कैश क्रेडिट है, मैं कैश दे रहा हूं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट, इसलिए कंप्यूटर डेबिट। दोनों में से कोई भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो, यस और नो। तो मेरा जर्नल एंट्री बनेगा 15 तारीख का, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 being paid for transportation on computer। नरेशन में लिखो being paid for transportation on computer, बट एंट्री लिखते वक्त हम ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट नाम का अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कंप्यूटर अकाउंट में लिखेंगे। तो अगर आप देखोगे तो आपका कंप्यूटर अकाउंट डेबिट पहले 50,000 था, अब 2000 है, तो आपका 52,000 का कंप्यूटर दिखेगा। पहले एंट्री में 50 था, अब की एंट्री में आपने 2000 कंप्यूटर अकाउंट और डेबिट किया, मतलब टोटल कंप्यूटर अकाउंट में 52,000 रुपीज डेबिट हुए, राइट। नीचे नरेशन में मैंने जैसे अभी कहा वैसे लिखा बिंग पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारी 15 तारीख की ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई, राइट। 15 के बाद 20 तारीख, राइट, सिंपल है, पेड फॉर सैलरी। तो एक है कैश अकाउंट, कैश दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, फॉर सैलरी, तो कैश अकाउंट एंड सैलरी अकाउंट। कैश जारी है क्रेडिट, कैश क्रेडिट है तो सैलरी डेबिट। तो मेरी 20 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 बिंग पेड फॉर सैलरी, राइट, नो नीड ऑफ अ डिस्कशन। 26 तारीख पेड फॉर रेंट 5,000 एंड एडवर्टाइजमेंट 15,000। मैंने रेंट भी पे किया एंड एडवर्टाइजमेंट भी पे किया, तो मेरा पहला एलिमेंट बन गया कैश अकाउंट, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं। क्यों पे कर रहा हूं, रेंट के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो रेंट अकाउंट सेकंड एलिमेंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट थर्ड एलिमेंट, राइट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो मैं कैश दे रहा हूं तो कैश क्रेडिट है, अगर कैश क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली रेंट डेबिट है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट है। तो मेरा 26 तारीख का जर्नल एंट्री बनेगा रेंट अकाउंट डेबिट 5,000, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट 20,000। नीचे में नरेशन लिखूंगा बीइंग पेड फॉर रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। इज इट क्लियर। तो ये 26 तारीख वाला भी एंट्री सिंपल था, हमने पहले किया हुआ है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, काफी इजी है। चलते हैं 27 तारीख। तो 27 को वो क्या कह रहे हैं, तो 27 की ट्रांजैक्शन पे वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू सलमान 20,000 एट 18% जीएसटी। मैंने सलमान को 20,000 रुपए के गुड्स 18% जीएसटी पर बेचे, राइट। तो सलमान ने पैसे दिए क्या, आंसर इज नो, उन्होंने नहीं कहा है फॉर कैश या फॉर पेड बाय चेक या रिसीव चेक नहीं कहा है, मतलब उधार बेचे। तो दो एलिमेंट ही बनेंगे यहाँ पर, एक गुड्स बेच रहा हूं तो सेल्स अकाउंट इज फर्स्ट एलिमेंट, किसे बेच रहा हूं, सलमान अकाउंट, तो सलमान अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। डेबिट क्रेडिट की बात करें तो गुड्स सेल हो रहे हैं, यानी कि गुड्स इज क्रेडिट, सेल्स इज क्रेडिट। अगर सेल्स क्रेडिट है तो सलमान ऑटोमेटिकली क्या बनेगा, मेरे लिए डेबिट बनेगा। तो ये मेरे डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट हो गया। अब मैं जीएसटी कैलकुलेट करूंगा एज यूजुअल, कितने रुपए के गुड्स है, 20,000 रुपीज के गुड्स है, 18% जीएसटी बनी 3,600, उसमें से सीजीएसटी एसजीएसटी आधी आधी, यानी कि 1,800 सीजीएसटी 1,800 एसजीएसटी, यस और नो। अब इन जीएसटी को मैं डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा, तो आंसर इज ये जीएसटी हम सेल्स पर है तो सेल्स क्रेडिट है, तो सीजीएसटी भी क्रेडिट होगा, एसजीएसटी भी डेबिट होगा। अब जब जर्नल एंट्री लिखूंगा तो मैं इसे इनपुट कहूंगा या आउटपुट कहूंगा, तो आउटपुट कहूंगा, सेल्स पर है तो इफ जीएसटी आई एम चार्जिंग जीएसटी और आई एम कलेक्टिंग जीएसटी ऑन सेल्स, इट इज आउटपुट जीएसटी, राइट। तो यहां पर क्या क्या एलिमेंट बने, सेल्स क्रेडिट, सलमान डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, एसजीएसटी डेबिट। तो मेरी जर्नल एंट्री 27 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी सलमान अकाउंट डेबिट, मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीपल क्रेडिट है तो उनकी टोटल फिर मैं सलमान के सामने लिखूंगा। तो सलमान अकाउंट डेबिट अमाउंट ब्लैंक, टू सेल्स अकाउंट 20,000, to output CGST account 1,800, to output SGST account 1,800। तो जो तीनों क्रेडिट में आइटम्स है
20,000 प्लस 1,800 प्लस 1,800 ऐड करोगे तो सलमान अकाउंट डेबिट हो जाएगा 23,600, मतलब सलमान से मुझे 23,600 इंक्लूडिंग जीएसटी कलेक्ट करने हैं। इज इट क्लियर? इसका नरेशन सिंपल होगा, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 18% जीएसटी। सिंपल, इजी था। आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख की ट्रांजैक्शन, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख एट 12% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। अब देखो, अब मैं गुड्स खरीद रहा हूं एंड उसके बदले में मैं चेक से पैसा पे कर रहा हूं, साथ ही साथ जीएसटी भी है। तो फिर से जीएसटी को साइड में रखो। क्या खरीदा? गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेस अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, है कि नहीं? अब गुड्स खरीद के मैं चेक दे रहा हूं तो चेक यानी कि बैंक अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। तो गुड्स अकाउंट यानी कि परचेस अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये मेरे 2 एलिमेंट हो गए सेग्रीगेट। अब अगर मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूंगा तो सिंपली क्या होगा, मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर परचेसेस डेबिट है तो बैंक ऑटोमेटिकली क्रेडिट बनेगा, सिंपल। अब उसका जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। 1 लाख रुपए के गुड्स है तो 1 लाख का 12% बन गया 12,000। ये सॉरी नो, 1 लाख का 12% जीएसटी पर है कि नहीं? तो 1 लाख का 12% बन गया 12,000। उसमें से आधा सीजीएसटी आधा एसजीएसटी, यानी कि 6,000 सीजीएसटी 6,000 एसजीएसटी। अब इन जीएसटी को डेबिट करूंगा या क्रेडिट करूंगा तो वो डिपेंड करता है कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं। तो मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, परचेसेस इज डेबिट, तो सीजीएसटी भी डेबिट होगा, एसजीएसटी भी डेबिट होगा। अब मैं इन्हें एंट्री में इनपुट कहूंगा या आउटपुट कहूंगा, तो गुड्स परचेस कर रहा हूं तो इट इज माय इनपुट, तो इन दोनों को मैं इनपुट जीएसटी कहूंगा, राइट? तो यहां पर मेरे 3 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। तो 30 तारीख की माय जर्नल एंट्री विल बी परचेसेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 6,000, तीनों मिला के 2 मैंने चेक से पैसा दिया टू बैंक अकाउंट 1,12,000। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेस्ड एट 12% जीएसटी एंड पेड बाय चेक। यहां तक क्लियर है? आप फिर से 30 तारीख को और एक ट्रांजैक्शन है तो वो पढ़ो। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹20,000, वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹20,000। ये थोड़ी सी अलग सी ट्रांजैक्शन है, इसे भी स्टार मार्क करो। इसका मतलब पहले समझते हैं। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹20,000 का मतलब पहले समझते हैं, फिर जर्नल एंट्री देते हैं। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वेजेस का मतलब है मजदूरी, लेबर, राइट? तो आप फैक्ट्री चला रहे हो तो आपके फैक्ट्री में कोई मजदूर आया, उसने अपनी मजदूरी की, राइट? एंड वो 30 तारीख को आपके पास आया, बोला कि मेरी इस महीने की मजदूरी या वेजेस बनते हैं 20,000, राइट? तो उसने आपसे मांगे कि मुझे 20,000 रुपीज वेजेस दो। तो आपने बोला अरे अभी नहीं है, कल या परसों आके लेके जाओ। मतलब वेजेस मुझे देने हैं, आई एम एग्रीड कि मुझे तुम्हें 20,000 रुपीज देने हैं, बट आई डोंट हैव मनी राइट नाउ टू पे यू। तो मैंने उसको कहा कि मैं लिख के रख रहा हूं, कल आके लेके जाना। मैं लिख के रख रहा हूं, कल आके अपना वेजेस लेके जाना। वो मुझे 20,000 रुपीज वेजेस मांग रहा है, महीना भर आके उसने मजदूरी की, तो मजदूरी यानी कि वेजेस। तो वो मुझे बोल रहा है कि मुझे 20,000 इस महीने का 30 तारीख है, आज 30 तारीख है, 20,000 का वेजेस दो। तो मैंने बोला अरे कैश कम है, मैं अभी लिख के रख रहा हूं, कल बैंक से निकाल के तुम्हें कल वेजेस दे दूंगा, राइट? तो 30 तारीख को आई हैव टू राइट कि मुझे वेजेस के 20,000 रुपए देने हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि मैंने काम करवाया, पैसा बकाया है, अभी तक पे नहीं किया, मतलब पैसा देना है, ये अग्रीड है, बट अभी तक जेब से पैसे नहीं गए। तो जब भी इस प्रकार की ट्रांजैक्शन आएगी तो देखो एक्चुअली यहां पर फिजिकली कुछ नहीं आ रहा है, बट आई एम गिविंग अ प्रॉमिस। मैं सामने वाले को क्या बोल रहा हूं कि ठीक है तुम्हें 20,000 वेजेस देने हैं तो वेजेस दूंगा, राइट? बट कल, राइट? सो आई एम गिविंग अ प्रॉमिस दैट आई विल पे यू वेजेस। इसलिए वो कह रहे हैं कि वेजेस आउटस्टैंडिंग 20,000, मतलब वेजेस का मैंने 20,000 रुपए देने का प्रॉमिस दिया सामने वाले पार्टी को या सामने वाले वर्कर को। तो मैंने उसको बोला कि 20,000 चाहिए, यस कल आके लेके जाओ, मैं लिख के रख रहा हूं। इज इट क्लियर? तो अब इसमें एलिमेंट क्या बनेंगे? तो इसमें पहला एलिमेंट बना वेजेस, क्योंकि मुझे वेजेस के पैसे देने हैं। बट अगेन ये पैसे मैंने दिए क्या? ये मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने प्रॉमिस दिए, मतलब ये वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो मेरा दूसरा एलिमेंट बन गया आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, राइट? सिंपल है। अगर मैं वेजेस देता तो कैश जाती, तो कैश एलिमेंट होता। क्यों देता वेजेस के लिए? तो वेजेस दूसरा एलिमेंट बनता। यहां पर उसी तरह कैश नहीं दी, कैश की जगह मैंने क्या रखा? वेजेस को आउटस्टैंडिंग रखा। तो माय फर्स्ट एलिमेंट इज वेजेस अकाउंट एंड सेकंड एलिमेंट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, राइट? अब जब मैं डेबिट क्रेडिट की बात करूंगा तो यहां पर मैं पहली बार ऐसा यूज कर रहा हूं कि यहां पर वेजेस इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट। वेजेस इज नॉट रियल, नॉट पर्सनल, वेजेस इज नॉमिनल अकाउंट। खर्चे का अकाउंट है, वेजेस इज
मैं खर्चा। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो उसी प्रकार मैं वेजेस को क्या करूंगा? डेबिट करूंगा, क्योंकि वेजेस मेरा खर्चा है। भले ही पे नहीं किया है, करना है, कल पे करूंगा, बट आज मैंने प्रॉमिस दिया है सामने वाले को कि आई हैव टू पे यू 20,000 रुपीज एज वेजेस, यस और नो। तो मैं 20,000 रुपीज को आज अपने बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा कि वेजेस 20,000 है, लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग है। वेजेस है बट आउटस्टैंडिंग है। तो पहला एलिमेंट वेजेस अकाउंट, दूसरा एलिमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। अभी मैंने कहा वेजेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, वेजेस इज खर्चा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। वेजेस मेरे लिए खर्चा है, तो मैं वेजेस को डेबिट कहूंगा। अगर वेजेस डेबिट है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। इज इट क्लियर? अगर ये लॉजिकली याद नहीं है तो उसे रट लो, इसे याद करो कि आउटस्टैंडिंग है क्या? आउटस्टैंडिंग। अगर उन्होंने वेजेस की जगह बोला था सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो मेरा पहला एलिमेंट सैलरी बनता और दूसरा एलिमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी बनता। अगर उन्होंने बोला था आउटस्टैंडिंग रेंट, तो मेरा पहला एलिमेंट बनता रेंट अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बनता आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, तो पहला एलिमेंट इज वेजेस अकाउंट डेबिट एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो मेरी 30 तारीख की एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट, मेरा खर्चा है। अभी तक मैंने पैसा नहीं दिया, अगर मैं पैसा देता तो टू कैश आता, बट यहां पर मैंने पैसा नहीं दिया, ये आउटस्टैंडिंग है, तो टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट 20,000 नीचे में नरेशन में लिखूंगा बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। सिंपल सा नरेशन, बीइंग वेजेस आउटस्टैंडिंग, राइट। यहां पर हमारे सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई। मैंने 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये सारी एंट्रीज को डिस्कस किया। जो सिंपल एंट्रीज थी वो मैंने आपको डायरेक्टली बता दी, जो डिफिकल्ट या इंपॉर्टेंट थी उस पर मैंने डिस्कशन किया। तो आज का होमवर्क आपका यह है कि इसे टोटल करना है, जर्नल का टोटल ले लो एंड इस जर्नल को क्लोज करो। कल हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 8 या अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 8। तो कल का लेक्चर में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे। तो सब लोग उसका फॉर्मेट रेडी करके रखो और जितनी एंट्री आपसे बन सकती है उतनी एंट्री दे के रखो, राइट। चलो, तो आज हम ये रुकते हैं, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।